नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का टेट सीटेट एवं सुपर टेट के बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का लेक्चर नंबर 2। इसके साथ ही दोस्तों ये साइंस के साथ साथ ये हमारा सेल यानी कोशिका का लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पढ़ते हैं और दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि ये वीडियो आपके अदर कंपटीशन में ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों आज के बाद यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साइंस या फिर ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों सेल की यानी कोशिका की। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बताया था सर? मैंने आपको ये बताया था कि जो कोशिका होती है ना, वो कोशिका यानी कोशिका को आसानी समझने के लिए हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है सुरक्षा आवरण और दूसरा होता है जीवद्रव। तो इसको मैंने दो भाग में बांट दिया। तो पहले भाग में हमने जब आपको सुरक्षा आवरण के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा आवरण में हम दो चीज़ों को हमने पढ़ाया था। क्या क्या? पहला होता है सेल वॉल जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा फिगर देखिए, ये हमारा एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक सेल का फिगर है। तो समझिएगा इस सेल की जो दीवारें हैं यानी इसके जो सबसे बाहरी जो इसकी ये कह सकते हैं परिधि है ना, इसके चारों तरफ का जो घेरा है, इस घेरे को दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं एक इसके बाहरी परत पे एक वाल या फिर कह सकते हैं एक दीवार नुमा संरचना होती है जिसको हम सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल। सबसे बाहरी परत क्या होती है सर? सेल वाल। क्या होती है? सेल वाल। और इसी के जस्ट नीचे यानी इसी के जस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंदर एक और परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो सुरक्षा आवरण में दो चीज़ें हो गई, कौन कौन सी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए फिर दूसरा पार्ट होता है जीवद्रव। क्या होता है? जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म। तो दोस्तों इस सेल वॉल या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो सुरक्षा आवरण है जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, इसको छोड़कर बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो पार्ट है, ये सारे जीवद्रव में ही आएंगे। किस में आएंगे? ये सारे जीवद्रव का हिस्सा कहलाएंगे। किसका? जीवद्रव का। ठीक है, चलिए तो आज के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जब हम जीवद्रव की बात करते हैं सर, तो जीवद्रव को आसानी से समझने के लिए इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो होता है हमारा कोशिका द्रव जिसको हम काइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक होता है केंद्रक जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जीवद्रव को हमने कितने भाग में बांट दिया? एक कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक। ठीक है, तो इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीवद्रव कहते किसको हैं। ठीक है, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने साथ कॉपी पेन का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि आप कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूँगा, आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या कहा कि जीवद्रव को हमने दो भाग में बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो कोशिका द्रव हो गया, दूसरा होता है केंद्रक। ठीक है, ये देखिए हमने आपको क्या बताया था। मान लीजिए ये आपकी एक सेल यानी कोशिका की संरचना। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल की संरचना है। ठीक है, ये कोशिका की संरचना है। तो ये बाहरी परत क्या हो गई? सेल वॉल हो गई सर। इसके नीचे एक परत और पाई जाती है और ये परत कहलाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो इसके अंदर का जितना भी पार्ट्स आएगा, जैसे ये आपका ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे देखिए लिक्विड भी पाया जा रहा है, ये सारे पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे? जीवद्रव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीवद्रव। यानी इन दोनों को छोड़ने के बाद बाकी का जो एरिया होगा वो आपका जीवद्रव में आएगा। ठीक है, चूंकि दोस्तों जीवद्रव यानी देखिए जीवद्रव में यानी ये आपका ऐसे लिक्विड भरा होता है, प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे ये आपके अंतःप्रदिव्य जालिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जीवद्रव में आएंगी। ठीक है, अब देखिए तो चूंकि दोस्तों जीवद्रव जो होता है ये आपका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसीलिए दोस्तों प्रोफेसर हक्सले ने क्या कहा? जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। क्या बताया? जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? हक्सले ने। और इसका नामकरण यानी जीवद्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। किसने किया? पुरकिंजे ने। तो आपको ये दो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको यानी प्रोफेसर हक्सले ने जीवद्रव को क्या बताया? जीवन का भौतिक आधार, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया। ठीक है, चलिए
तो ये थी जीवद्रव के बारे में। अब हमने जो जीवद्रव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है दोस्तों, तो ये जो जीवद्रव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो कोशिका द्रव और दूसरा आपका केंद्रक, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कोशिका द्रव के बारे में समझ लेते हैं, यानी काइटोप्लाज्म। अब समझिएगा, ये जो आपकी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका इस कोशिका के अंदर एक लिक्विड यानी एक पानी नुमा संरचना होती है। ध्यान समझिएगा, इसमें एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? एक लिक्विड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक पूरी तरह से एक सेल का संरचना है। ठीक है, ये आपकी एक कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका के अंदर दोस्तों क्या होता है? एक लिक्विड भरा होता है, पानी नुमा संरचना भरी होती है। ठीक है, इस तरह से ऐसे भरा होता है, और इसी पानी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि इसमें यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जितने भी कोशिका अंग पाए जाते हैं, यानी इसमें जो भी कोशिकांग पाए जाएंगे, ये सारे कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव में ही पाए जाएंगे। जैसे इसी कोशिका द्रव में ही ये आपका पूरा जो आपको दिख रहा होगा ना कोशिकांग, ये सारे इसी कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, ये सारे आपके किस में पाए जाएंगे? कोशिका द्रव में ही। और बीचों बीच दोस्तों यहाँ पे एक और पार्ट्स होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो ये आपका दूसरा होता है न्यूक्लियस। तो हमने किस में बांट दिया कि ये जो पानी नुमा संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और जो बीच में आपका ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है सेंटर पे, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी केंद्रक कहते हैं। तो ये आपका जीवद्रव वाला पार्ट्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये देखेंगे कि ये जो पानी नुमा संरचना यानी ये कोशिका द्रव पाया जा रहा है, इस कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। तो कौन से अंग होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, लाइसोसोम, ये सारे इसमें पाए जाएंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जीवद्रव के अंतर्गत आने वाले जो कोशिकांग हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि कोशिका द्रव के अंतर्गत संरचना कौन कौन संरचना होती है। देखिए सर, देखिए होता क्या है कि ये जो सबसे पहली संरचना है वो होती है अंतः प्रदब्बी जालिका। ये अंतर नहीं है, ये अंतः है। क्या है सर? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अंतः प्रदब्बी जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर ये क्या होता है। तो देखिए आप, ये जो आपको सेल दिख रहा है ना, ये आपको सेल दिख रहा है। ठीक है, अब इस सेल में आप देख सकते हैं, इस सेल में एक संरचना यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती होगी। ये देखिए, अच्छा, इस संरचना को आप देख सकते हैं, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रदब्बी जालिका कहते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि इसकी संरचना कैसी है? कुछ जालीनुमा संरचना दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अंतः प्रदब्बी जालिका, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका इंग्लिश में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने इसको अलग फिगर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बड़ा फिगर यहाँ पे है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है, इस तरह से। तो आप समझ जाइएगा कि इसकी जो संरचना बनी हुई है कुछ जालीनुमा बनी हुई है, और इसीलिए इसकी वर्ड क्या आप पकड़िएगा? जालिका। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए होता क्या है सर कि ये जो अंतः प्रदब्बी जालिका है, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। चलिए सर, अब मैं आपको अच्छे समझाता हूँ क्यों कहा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र। देखिए, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी को एक निश्चित आकार या साइज मिला हुआ तो किसकी वजह से? कंकाल तंत्र की वजह से। यानी हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है वो एक कंकाल तंत्र है, और उसी ढांचे की वजह से हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एक आकार मिला हुआ है, एक साइज मिला हुआ है। तो ठीक इसी तरह दोस्तों ये जो आपका सेल यानी कोशिका है, ये कोशिका जो है क्या कर रहा है दोस्तों? ये कोशिका, अगर ये कोशिका अपने एक निश्चित आकार में है तो किसकी वजह से? इस अंतः प्रदब्बी जालिका की वजह से है। क्योंकि ये अंतः प्रदब्बी जालिका ही है जिसकी वजह से जो ये छोटे छोटे कोशिकांग पाए जा रहे हैं ये अपने स्थान पर स्थित हैं। किसकी वजह से? एंडोक्राइन, किसकी वजह से है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रदब्बी जालिका की वजह से है। ठीक है, क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए क्यों है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक, देखिए मान लीजिए ये आपकी सेल, यानी ये मैं आपको फिर से फिगर अपने तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सेल है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये सेल मैं अपने तरीके से बना देता हूँ, फिर आपको कुछ इस तरह से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका अंतः प्रदब्बी जालिका है। ठीक है, ये इस तरह से संरचना बनी हुई है, ये इस तरह से संरचना बनी हुई है। ठीक है, ये आपका बना हुआ है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, होता क्या है
कि ये जो अंतःप्रदबी जालिका है ना, ये क्या करता है, इसका एक सिरा किससे चिपका हुआ, एक सिरा यहाँ से इस भाग से, यानी पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन ये जो आपकी है इन दीवारों से सटा हुआ है, और एक सिरा इसका केंद्रक से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है, केंद्रक से सटा हुआ है। केंद्रक यहीं तो पाया जाता है। तो एक यानी हम कह सकते हैं ये केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, यानी पूरी तरह से ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, चारों तरफ से सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से चारों तरफ से ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो चारों तरफ से सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये सारे कोशिकांग अपने अपने स्थान पर हैं, और इसीलिए दोस्तों इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि यह चारों तरफ से क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट नहीं करता ना दोस्तों, तो क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और कोशिका के जो अंग है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपके, सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है और जो कोशिका के अंग, ये आपस में चिपक जाते हैं। तो किसकी वजह से, अंतःप्रदबी जालिका की वजह से ही ये अपने अपने स्थान पर टिके हुए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोशिका द्रव के अंतर्गत संरचना। जो पहला संरचना है वो अंतःप्रदबी जालिका, और आपको महत्वपूर्ण चीज़ें क्या याद रखनी है कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। किसे, अंतःप्रदबी जालिका को। चलिए, अब हम अगले संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अगले कोशिका द्रव के अंतर्गत जो संरचना आती है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम की बात करते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपको याद ही रखना है। जैसे देखिए, मैं आपको पहले फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि ये आपका अंतःप्रदबी जालिका है जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पूरा अंतःप्रदबी जालिका है। ठीक है, अब देखिए इसी अंतःप्रदबी जालिका यानी ये अंतःप्रदबी जालिका जो है, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं दाने नुमा संरचना पाई जा रही है। यहाँ देखिए, ये देखिए, इस पर पूरे तरह दाने नुमा संरचना, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये दाने नुमा संरचना पाई जा रही है। और इसी दाने नुमा संरचना को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी को हम राइबोसोम कहते हैं। यानी अंतःप्रदबी जालिका पर दाने नुमा संरचना जो पाई जाती है उसी को हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए, जब राइबोसोम की बात आती है, तो राइबोसोम दोस्तों होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, पैलेट ने। किसने की थी, पैलेट ने। और ध्यान समझिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि राइबोसोम जो होता है, इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिए सर, क्यों कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। जैसे अब देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे कि इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, तो इसका मतलब ये प्रोटीन निर्माण करता है। कौन, अंतःप्रदबी जालिका। नहीं भैया, ये गलत है। देखिए, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री का मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्रोटीन को निर्माण करता है, नहीं, ये क्या करता है, यहीं पर प्रोटीन निर्माण होता है, यानी निर्माण करने वाला कोई और होता है, बल्कि ये इसी जगह पर निर्माण होता है। क्या होता है, इसी जगह पर निर्माण। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास चीनी की फैक्ट्री है, मान लीजिए चीनी उत्पादन करना चाहते हैं, तो चीनी उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक जगह होनी चाहिए ना, वहीं पे तो चीनी उत्पादन होगा। तो वो जो जगह होगा वो उसको एक फैक्ट्री कहा जाएगा ना, फैक्ट्री कहा जाएगा ना जो जगह होगा। भाई चीनी उत्पादन तो मशीन करेगी, जो उसमें मशीन लगेगी वो उत्पादन करेगी, लेकिन उस मशीन को स्थापित करने के लिए एक जगह चाहिए, और उसी जगह को हम फैक्ट्री बोलते हैं। तो यही सेम चीज़ें यहीं पे भी है कि जो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जा रहा है इसको, राइबोसोम को, ये प्रोटीन निर्माण नहीं करता, बल्कि यहाँ पे प्रोटीन निर्माण होता है, इसी जगह पर प्रोटीन निर्माण होता है। तो एक पॉइंट्स आपको ये रखना है कि राइबोसोम जो होता है, इसको हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है सर, नेक्स्ट हमें पढ़ना है लाइसोसोम। क्या, अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा देता हूँ कि उसका पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लाइसोसोम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो संरचना होती है वो गठरीनुमा होती है। कैसी होती है सर, गठरीनुमा इसकी संरचना होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन है, ये आपका लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम, गठरीनुमा इसकी संरचना आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसका पोजीशन तो यहाँ देख लिया। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, छोटा करता हूँ और आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो लाइसोसोम का हमने क्या देख लिया, इसका पोजीशन, इसकी स्थिति हमने देख लिया कि ये लाइसोसोम आपका यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सर, लाइसोसोम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे समझना है। जैसे लाइसोसोम आपको दिख रहा होगा, ये एक गठरीनुमा संरचना होती है, पहली चीज़। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है।
क्या बढ़ता है, लिक्विड, यानी एक पानी नुमा संरचना बढ़ती है। और ये जो पानी नुमा संरचना दोस्तों, इसको हम एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम। और एंजाइम की खास विशेषता होती है कि ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन, यानी प्रोटीन से बना होता है। ध्यान समझिएगा, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम क्या होता है, ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो हमें क्या समझना है कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, एक प्रकार प्रोटीन ही होता है, और ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है, ये एंजाइम आपका पाया जा रहा है लाइसोसोम में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों, होता क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम या फिर इसकी जो विशेषता है ना, वो ये है कि ये जिसके ऊपर गिराएगा, ये एंजाइम जिसके ऊपर गिरेगा उसको पूरी तरह से वो गला देगा, यानी पचा देगा, या उसका विखंडन कर देगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ फिगर को। अब मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी पूरी तरह से एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। कोई बैक्टीरिया जो है, कोई बैक्टीरिया इसमें प्रवेश करना चाहता है, और प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है इस कोशिका को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। चलिए मान लीजिए ये बैक्टीरिया इसमें प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। अब जैसे ही बैक्टीरिया प्रवेश किया तो लाइसोसोम को पता चला कि भाई ये तो नुकसान पहुंचाएगा, तो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम जो ये गठरीनुमा संरचना है ना, इसके अंदर एंजाइम भरा होगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, इसके ऊपर गिराएगा। और जैसे इसके ऊपर गिराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से जो ये आपका जो बैक्टीरिया है ये गल जाएगा, यानी इसका विखंडन, ये टूट जाएगा या फिर ये मर जाएगा। और इस तरह से हमारी जो सेल है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। मान लीजिए बैक्टीरिया बड़ा है, मान लीजिए कोई बड़ी बैक्टीरिया आ गई भाई, अभी तक तो छोटी थी, चलिए थोड़े से ही काम हो जा रहा था, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा था लाइसोसोम को। मान लीजिए बड़ी बैक्टीरिया आ गई, तो क्या होगा, अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसके ऊपर फिर से अपना काम चालू करेगा, अपना एंजाइम गिराएगा। अब एंजाइम गिराने के बाद भी काम नहीं हो रहा है तो क्या करेगा भाई वो, अब वो क्या करेगा, अब इसको मारने के लिए लाइसोसोम क्या करेगा, वो अपनी पूरी, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी झिल्ली को क्या करेगा, लाइसोसोम पूरी झिल्ली को गला देगा। जब पूरी झिल्ली को लाइसोसोम गलाएगा तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम है, सारे के सारे एंजाइम इस बैक्टीरिया के ऊपर गिर जाएंगे, सारे के सारे एंजाइम इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और जब सारा एंजाइम बैक्टीरिया के ऊपर गिर जाएगा, यानी लाइसोसोम ने क्या कर दिया, लाइसोसोम ने खुद को खतरे में डालकर खुद की आत्महत्या कर ली, और खुद की आत्महत्या करने के बाद इस बैक्टीरिया से कोशिका को क्या कर लिया, बचा लिया। और इसीलिए तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि खुद मरकर इसने सेल की क्या की, रक्षा की, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इस थैलीनुमा संरचना, दोस्तों याद रखिएगा कि लगभग 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं, और ये सारे 24 प्रकार के एंजाइम जो हैं, ये सारे 24 प्रकार के एंजाइम इस बैक्टीरिया के ऊपर गिर जाता है। और गिरने के बाद क्या होता है, तब जाके बैक्टीरिया आपका समाप्त होता है। इसीलिए दोस्तों इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइसोसोम होता है, इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। जबकि दोस्तों राइबोसोम क्या होता था, राइबोसोम आपका प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होती है। तो दो चीज़ें कन्फ्यूजन में है। देखिए ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, लाइसोसोम ध्यान समझिएगा, ट्रिक क्या है याद करने की, ट्रिक ये है कि जैसे आपको लाइसोसोम दिख रहा है, लाइसोसोम में 2 बार सा दिख रहा है, इसी तरह आत्महत्या दिख रहा है। आत्महत्या को इंग्लिश में लिखेंगे सुसाइड, क्या लिखेंगे, सुसाइड। तो हिंदी में लिख देते हैं, अगर मान लीजिए हिंदी में इसको सुसाइड लिख देते तो कुछ इस तरह से लिखेंगे सुसाइड, क्या लिखेंगे, सुसाइड। तो 2 बार सा आ रहा है सुसाइड में, और 2 बार लाइसोसोम में सा आ रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, लास्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, यानी अगला जो हमारा संरचना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में आपको सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में ही पूछा ही जाता है, तो इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का चाहे पावर हाउस कहिए चाहे कोशिका का विद्युत गृह कहिए, दोनों एक है। तो इसको कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कहा जाता है। तो आप ये देखिए सेल है ना, कोशिका है, इसमें कहाँ पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपको दिखाओ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब समझिएगा। तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, ठीक है, ये आपकी इस तरह से फिगर आपको दिख रहा होगा।
और इसको कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में हमको पता है कि जो विद्युत गृह जो पावर हाउस होता है वो बिजली का उत्पादन करता है। क्या करता है, बिजली का उत्पादन। तो बिजली का उत्पादन मतलब क्या, ऊर्जा, ऊर्जा का उत्पादन करता है ना। ठीक उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी क्या करते हैं, ये ऊर्जा का निर्माण करती है। और ये जो ऊर्जा का निर्माण करती है उसको हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं, एटीपी, यानी ये एक बायोलॉजिकल नाम है, इसको हम एटीपी कहते हैं। तो एटीपी का निर्माण कब करेगा, देखिए एटीपी का निर्माण तभी करेगा जब इसको ग्लूकोज मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। जब इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, जब इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो इन दोनों को जलाकर ये एटीपी का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऊर्जा कहते हैं, यानी ये बायोलॉजिकल नेम है एटीपी। ठीक है, तो समझिएगा जैसे आपको पता है कि हम, जैसे एक आदमी कैसे जिंदा रहता है, एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए और इसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो भोजन और पानी भी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे भोजन और ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे। तो भोजन दोस्तों, भोजन का अंतिम पाचन जो होता है भोजन का अंतिम रूप से, तो ग्लूकोज ही तो बनता है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है एटीपी। तो एटीपी का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इसका निर्माण करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का विद्युत गृह कहेंगे। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा दोस्तों कि इसकी खोज किसने की थी, बाबेरी ने। याद रखिएगा इसकी खोज, ये महत्वपूर्ण टर्म है, याद कर लीजिएगा, बाबेरी ने। कौन किया था, बाबेरी ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसकी खोज बाबेरी ने किया। ठीक, चलिए एक लास्ट दोस्तों मैं भूल गया था, एक लास्ट संरचना आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम, यानी अगला जो हमारा वो है सेंट्रोसोम, जिसको हम तारककाय कहते हैं। क्या कहते हैं, तारककाय। आप देख सकते हैं इसकी संरचना कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से संरचना है, और ये आपका सेल है, यानी ये आपका कोशिका है, और इसमें आपको सेंट्रोसोम कहाँ दिखाई देगा, ये आपको सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट जी, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, क्या हो गया सर, सेंट्रोसोम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, तो इसके बारे में क्या चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये आपके केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यह केवल एनिमल सेल, यानी जो जानवरों में जो कोशिका पाई जाती है, तो उन्हीं कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है, ना कि ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, ना ही ये आपका ह्यूमन यानी ह्यूमन सेल में पाया जाएगा। तो ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। कौन, सेंट्रोसोम यानी तारककाय। और इसकी विशेषता ये होती है कि यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो कोशिका विभाजन में क्यों, देखिए याद रखिएगा, जब कोशिका का विभाजन होता है तभी क्या होता है, तभी कोशिका का विकास होगा, यानी तभी किसी भी प्राणी का विकास होता है। जब विभाजन में भाग कोई चीज़, जब कोशिका विभाजित होगी तो कोशिका विभाजन भाग कौन लेता है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम की खासियत क्या होती है कि यह केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो ये आप इसका फिगर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह से सारे लेक्चर आपको सारे सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को विजिट करने के लिए, यानी पूरा वीडियो सीक्वेंस में पाने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर एक आई का सिंबल होगा, सजेशन वीडियो में देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो आपने अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।